यस मैम। हाँ जी मैम, यस मैम। पूजा। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो पश्चत स्वर कौन से होते हैं। पश्चत, पश्चत का मतलब होता है पीछे। जब हम कोई स्वर उच्चारित करते हैं ना, तो हमारी जो जीभ का पिछला भाग है, या तो वो ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा, तो उसको हम पश्चत स्वर कहते हैं। पश्चत स्वर कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 है ना। पश्चत स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पश्चत स्वरों की संख्या कितनी होती है, अगर स्वरों की संख्या कितनी होती है, या फिर मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, या फिर जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आ गया मध्य स्वर क्या होते हैं। तो मध्य मतलब हमारी जीभ का बीच वाला भाग। जब हम कोई स्वर उच्चारित करते हैं, तो जो हमारी बीच का जो भाग है ना जीभ का, वो थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक है, और ये हमेशा एक ही होता है मध्य स्वर। वो कौन सा होता है? अ। मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 1। एक। कौन सी? तो ठीक है, तो अब आपको आए समझ या नहीं? दोबारा करने हैं? मैम आ गए आगे हैं मैम। समझ। आगे हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। अब फिर से चार्ट पे आते हैं कि मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख, ठीक है। इससे पहले आप एक लाइन नोट कर लो। देखो, आपको सभी को पता है ना, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, पता है ना सभी को। उसके आगे आप लिखो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में, जहां पे आपने ये लिखा है ना, स्वरों की संख्या लिखी है, वहां पे आप ये लिखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देवनागरी लिपि या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, 13। ठीक है, 11 स्वर तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, पर वो हिंदी में होते हैं। अगर देवनागरी लिपि की बात की जाए या संस्कृत भाषा की बात की जाए, तो स्वर 13 प्रकार के हैं। ठीक है, दो कौन से हैं? ना याद रख लेना है कि देवनागरी लिपि में जैसे टोटल 52 वर्ण है ना देवनागरी में, तो उसमें 11 स्वर नहीं काउंट होते हैं, उसमें 13 होते हैं। फिर एक और लाइन लिखो कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। शुद्ध,
शुद्ध लिख लोगे ना, श के पैरों में छोटा ऊ, द, शुद्ध। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है, 10। ठीक है, अब ये भी लिखना है आपने कि क्यों 10 होती है। जो री है ना, री ऋषि, ये भी आपका स्वर ही है ना एक, पर जो री का वर्तमान ई, और क्या बन गया ये, री। ठीक है, री का जो उच्चारण है वर्तमान समय में कैसे होने लगा है, ऐसे, के र को छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो लिख लो, री का वर्तमान उच्चारण र प्लस ई, मतलब री होने लगा है, तथा इसका उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय जीवा, मतलब जो जीव है, जीव मुद्रा को स्पर्श करती है। मूर्धा बोलते हैं ना जिसको, मूर्धा, उसको स्पर्श करती है। जब हम वर्णों का उच्चारण पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा ये चीज। इसलिए ये हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। मैम किसको स्पर्श करती है? मैं लिख देती हूँ, यहाँ देखो कैसे लिखना है। म को बड़ा ऊ, द धनुष, उसको आ की मात्रा और ऊपर र, कंठ, तालु, मुद्रा, ये पढ़, ओष्ठ, वर्णों का उच्चारण पढ़ेंगे ना हम आगे। ठीक है, तो इसलिए ये हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। जो री ऋषि है ना, उसको हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं काउंट किया, इसलिए तभी बोला है कि जो शुद्ध स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो शुद्ध स्वर 10 होते हैं। 10 क्यों होते हैं? क्योंकि जो री ऋषि है उसका जो उच्चारण है वर्तमान समय में, वो र को छोटी ई की मात्रा ऐसे किया जा रहा है। अब नेक्स्ट लिखो कि मुख्य आधार पर स्वर 4। मैम ये लाइन रिपीट करना, इसलिए हिंदी में क्या? जो आपने लिखवाया है ना कि री का वर्तमान समय में कैसे प्रयोग हो रहा है, वो लाइन ही लिखवाना जरा। इसका हाँ, उच्चारण करते समय जीवा, तथा इसका उच्चारण करते समय जीवा मुद्रा को स्पर्श करती है, टच करती है। म को बड़े उ की मात्रा, द धनुष को हाँ आ जी। की मात्रा और ऊपर र। इससे आगे, इसलिए ये इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। हम शुद्ध स्वर कर रहे हैं ना, यही कारण है कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। ओके मैम। अब आगे लिखो, मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हैं। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृद्ध स्वर क्या होते हैं? मैम जिनका उच्चारण करते समय मुख का जो द्वार होता है वो सिकुड़ जाता है।
हाँ, समृद्ध स्वर क्या होते हैं? जब हम कोई स्वर उच्चारित करते हैं ना, तो जो मुख द्वार क्या होता है, जो हम मुंह को खोलते हैं, जो मुंह खोले ना, तो मुंह खुलने की बजाय क्या होता है, सकरा मीन्स सिकुड़ जाता है, खुलता नहीं है बल्कि सिकुड़ जाता है। जो हमारे ओंठों की शेप है ना, वो सिकुड़ जाती है, तो उसको हम समृद्ध स्वर बोलते हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या होती है 4। अब आप इन चारों को उच्चारण करके देख लो, तो आपके मुख की जो शेप बनती है ना, वो समझ लेना कि समृद्ध स्वर है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मीनाक्षी, पूजा, सुनीता, स्वाति, पता चल रहा है समृद्ध स्वर क्या होते हैं? यस हाँ मैम। जी मैम, इनके उच्चारण ठीक है। में मुख द्वार संकरा हो जाता है। संकरा मतलब हाँ, कम मतलब आप, खुलता है, हाँ हाँ, आप इन सिकुड़ चारों जाता है। को उच्चारित करके देख लो ना, आपको पता चल जाएगा कितना खुलता है कितना नहीं। नेक्स्ट है अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? तो अर्ध मतलब आधा, कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारा जो मुंह की शेप है वो आधी सिकुड़ती है। जैसे कि हम ये दो होते हैं ना, ए बोल के देखो, तो आपके मुख की जो शेप बनती है वो अर्ध समृद्ध है, ए। फिर ओ, उसके बाद है विवृत स्वर क्या होते हैं? तो विवृत स्वर क्या होते हैं कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो जो हमारा मुख द्वार है ना, मुंह की शेप है, वो पूरी खुलती है, सिकुड़ती नहीं है, पूरी की पूरी खुलती है। जैसे कि आ बोलो, आ बोल के देखो, आ पूरा आ खुल रहा है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे दो लिखा है ना कि इनकी संख्या दो होती है, दो नहीं होती है, एक होती है इनकी संख्या। इसको कट कर दो, एक ही होता है ये। उसके बाद लिखो अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? अर्ध मतलब आधा खुलेगा मुंह, ना सिकुड़ेगा ना बंद होगा, बल्कि आधा खुलेगा, आधा। चार होते हैं ये। अब इन चारों को उच्चारित करके देखो, आपका मुंह आधा खुलेगा। तो मुख के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको करवा दिया। कर लिए नोट सभी ने? हो गया, समझ आ गया सभी को? हाँ जी मैम, नोट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कि ओंठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओंठ या ओष्ठ कितने? दो प्रकार के, एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार मीन्स जो गोल होगा सर्कल के जैसा, अवृत्ताकार मीन्स जो सर्कल के जैसा नहीं होगा। तो वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं कि जब हम कोई स्वर उच्चारित करते हैं तो जो हमारे ओंठों की शेप है वो गोल बनती है, गोल राउंड शेप। और अवृत्ताकार जब हम उनका उच्चारित करते हैं तो हमारे ओंठों की शेप गोल नहीं बनती है बल्कि फैल जाती है। वृत्ताकार में 4 स्वर आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ। इन चारों को उच्चारित करके देखो, आपके मुंह की शेप राउंड बनेगी, गोल बनेगी। बन रही है? यस मैम। और आवृत्ताकार कौन से होते हैं? कि जिनमें हमारे ओंठों की शेप गोल नहीं बनती बल्कि फैल जाती है।
जैसे कि ये संख्या में होती है 6, तो इन 6 का उच्चारण करके देखो, अ आ ई। आपके जो मुंह की शेप है ना, वो गोल नहीं बनेगी, बल्कि फैल जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, सब हो गया, ये भी क्लियर। यस। उसके बाद क्या करना है हमने, नासिका के आधार पर, नासिका मीन्स नाक के आधार पर, नाक के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार मैम के, अनुनासिक और हाँ, निर्नासिक, है ना। तो लिखिए अनुनासिक क्या होते हैं। लिखो अनुनासिक। लिखो, जब किसी वर्ण का, जब किसी वर्ण का लिखिए कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, उच्चारण समझते हो क्या होता है? यस। यस मैम। प्रोनाउंसिएशन। अनुनासिक में एक और बात याद रखेंगे कि इनके ऊपर क्या लगता है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ऐसे करके। जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूं हंसी, तो ये हंसी क्या है, ये अनुनासिक के अंदर है। हंसी बोलने पे जो हमारे मुंह से हवा निकल रही है ना, वो नाक और मुख दोनों से निकल रही है। हंसी हो गया, फिर उसके अलावा आंख। लहंगा, हाँ आंख भी हो गया है ना, लहंगा, ठीक है, आंख, जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं।
ठीक है, ये तो हो गया अनुनासिक, है ना। अब नंबर सेकंड पे आप लिखोगे निरुनासिक। तो निरुनासिक में क्या आ जाएगा? निरुनासिक कौन से कहलाएंगे? शाबाश बोलो। मैम मैम जिनकी स्वर हवा का नाक से उच्चारण नहीं केवल मुख से निकलती है। होगा। किससे निकलती है हवा, नाक से या मुख से? निरुनासिक में मैम केवल मुख से। ठीक बोल रहे हैं ये, मुख से निकलती है। बाकी भी बताओ। मैम जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है वो नाक से नहीं निकलती है। हाँ, किससे निकलेगी? अगर नाक से नहीं निकलेगी तो किससे निकलेगी? मुख से। मुख मुख से। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नाक से नहीं निकल, मतलब नाक को क्रॉस लगाया तो मतलब इसमें नाक का कोई रोल नहीं है। मुख को राइट किया है तो मतलब जो हवा निकलेगी वो किससे निकलेगी? केवल मुंह से। ठीक है, और इनके ऊपर कोई चंद्र बिंदु नहीं लगता है। ठीक है, जैसे यस कि मैम। क्या हो गया, आग, अगर, डगर, ये सब किस में आएंगे? निरुनासिक में। अब आप मुझे बताओ कि नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। मैम दो। कौन मैम कौन दो से? प्रकार से। कौन कौन से? अनुनासिक नासिक और निरुनासिक। और निरुनासिक। निरुनासिक। अनुनासिक क्लियर है कौन से होते हैं, और निरुनासिक भी क्लियर है? अगर नहीं है यस तो मैं मैम। यस मैम। दोबारा करवा देती हूँ। मैम क्लियर पक्का? है। सुनीता, स्वाति, मीनाक्षी, यस मैम। पूजा। यस मैम क्लियर है। यस मैम। ओके, देन अब ये हमारा जो स्वर वाला चार्ट है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जितना ओके भी मैम। चार्ट है ये मैंने आपको सारा करवाया है। अब आपके लिए टास्क है कि मतलब होमवर्क है आपके लिए कि ये जितना भी आपने चार्ट किया ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास, और इसका मतलब पूरा आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी इस चार्ट में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन कोई पुट कर दे तो आपको आना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो आजकल के जो स्टूडेंट है वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, वो आपको कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरा बेटा है, ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास में है, वो भी मतलब उसको भी ये चीजें आप करवाई जा रही हैं, तो मतलब वो भी, छोटा बच्चा भी कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आपको अपना उस लेवल तक जाना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करे तो आपको टिप्स पे वो क्लियर हो चीजें। ठीक है, अगर आपको, आप करते हो, आफ्टर क्लासेस को करते हो, जब भी आपको टाइम लगता है, आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है वायु संवेग के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे हमारा जो उच्चारण के आधार पर स्वर क्लियर हुआ है, बट अभी हमारा सिर्फ स्वर ही क्लियर हुआ है। नंबर सेकंड क्या है? व्यंजन। उच्चारण के आधार पर वर्ण दो प्रकार के है ना, स्वर और व्यंजन, तो हमने सिर्फ एक किया है स्वर, अब हम करेंगे व्यंजन। तो हेडिंग दो, उसके बाद हम करेंगे वायु के आधार पर। नंबर 2 है व्यंजन। तो अब मैं जब आपको स्वर करा रही थी मैंने तभी आपको क्लियर करवा दिया था कि व्यंजन क्या होता है ना। व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा ही स्वरों पे डिपेंड रहते हैं सॉरी, व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा ही स्वर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता तथा जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है,
व्यंजन वर्ण की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई है? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्यंजन जो है वो किस तरह से स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखो, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो व्यंजन है वो स्वरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन की जो मूल संख्या है वो 33 है, और इनकी जो अगर देवनागरी लिपि में बात की जाए तो अगर 52 वर्ण है तो उसमें जो व्यंजन वर्णों की संख्या वो 39 है। ठीक है, 39 ना, 39 में आप 13, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या मैंने आपको 13 बताई ना, तो 39 में अगर आप 13 ऐड कर दोगे, मतलब 39 में 13 प्लस कर दोगे तो 52। ये भी क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है, मतलब व्यंजन के भेद हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। तो एक चीज याद रखनी है कि जो स्पर्श व्यंजन है उनको वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? इस वजह से ये एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, टोटल वर्ग है 5, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण है, 5 ही वर्ग हैं और 5 ही एक हर वर्ग में 5 ही वर्ण आएंगे। मान लो क वर्ग है तो क वर्ग के अंदर 5 वर्ण है, च है, ट है, मतलब हर एक वर्ग 5 वर्ग है टोटल। और ये इतना कर इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको ये वर्ग बहुत काम आएंगे हर जगह पे। ठीक है, तो ये जो वर्ग है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पांचों वर्ग कौन कौन से हैं, क च ट त प, इस तरह से। और हर वर्ग के अंदर जो 5 वर्ण है वो कौन कौन से हैं, ये आगे चल के जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कहां से लेके कहां तक होती है। तो क से लेके म तक, ठीक, 25 होते हैं ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सीरियसली लेना, कि जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 होती है। 25 कैसी होती है? क से लेके म तक। आप क से लेके म तक काउंट कर लो इनको, ये क लिखा है ना और ये लिखा है म, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इंटू 5 25। पता चल गया 25 कौन कौन से हैं? यस मैम। स्पर्श व्यंजन क्लियर है? यस मैम। उसके बाद देखो अंतःस्थ व्यंजन क्या है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, हर बार पूछा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व।
अंतस्थ व्यंजन होते क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मतलब हवा अंदर की ओर खींची जाए उनको अंतस्थ। अंत का मतलब क्या होता है? अंदर। तो जब हम मुंह से हवा निकलती है ना तो वो अंदर की ओर खींची जाए, उनको अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है। य, र, ल, व। इसके नीचे दिया है कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। तो अर्ध स्वर जो होते हैं वो दो होते हैं, य और व। जो अर्ध स्वर है ना, ये मैं व्यंजन के बाद कराऊंगी आपको। अंतस्थ व्यंजन पता चल गए कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? यस मैम। इनकी उसके संख्या बाद है 4 है। हम्म य, र, ल, व। हम्म और अर्ध स्वर य और व। हाँ, जो अर्ध स्वर है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में कराऊं कि इनको अर्ध स्वर क्यों बोला जाता है, य और व। ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है। कौन कौन सी होती है? य और व। और इसकी जो डेफिनेशन है वो व्यंजन के बाद करवाऊं। अब उसके बाद है ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म, तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म। कि जब हम कोई वर्ण उच्चारित करते हैं, व्यंजन वर्ण उच्चारित करते हैं, तो हमारे मुंह से गर्मी पैदा होती है। ठीक है। ये भी चार होते हैं। कौन कौन से? छ, छ, स, ह। ठीक है। अब देखो, क से लेके म तक कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए। कौन से? स्पर्श या वर्ग। फिर उसके बाद आपने किए चार अंतस्थ, फिर आपने किए ऊष्म चार। ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 33। 33 हो गए ना। अब इसके अलावा ये तो हो गए। अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे आपने संयुक्त स्वर किया ना कि जो दो उसकी सहायता से मिलते हैं, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं कि जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये टोटल होते हैं 4। ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष कैसे बनता है? दो संयुक्त वर्णों से बोला है ना। तो क और श को जब हम मिलाते हैं तो क्ष बनता है। त्र, त और र को मिलाने पे त्र बनता है। ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? मैम 4। 4। कौन कौन से होते हैं? क्ष, क्ष, ज्ञ, त्र। ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या फिर इनको बोलते हैं उत्तिक्षिप्त व्यंजन। दोनों सेम है, ये द्वि आ जाए या उत्तिक्षिप्त आ जाए। तो द्विगुण क्या मतलब होता है? दो गुण। कि जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उनको द्विगुण व्यंजन या उत्तिक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, दो होती है। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? ढ, ढ, ढ। हम्म ठीक है। पता चल गया द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। हाँ जी।
यस मैम। अब इसके अलावा कुछ है, जैसे कि द्विगुण पढ़ाया मैंने आपको, उतिक शब्द भी पढ़ाया ना उसके साथ। तो उतिक शब्द कि जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है, तो वह उतिक शब्द ध्वनि कहलाती है। सेम आ गया ना, जो द्विगुण होते हैं वो ही होते हैं उतिक शब्द। उतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ, जैसे हम किसी चीज को फेंकते हैं। फिर उसके बाद है नासिकीय क्या होते हैं? नासिकीय व्यंजन कि जिनके उच्चारण में हवा, नासिकीय मतलब नाक, नाक से निकलती है। फिर है पार्श्विक क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। आपको जीवा भी पता है और मसूड़ा भी क्या होता है वो भी पता है। और जो हवा होती है वो आस पास से निकल जाती है, तो वो पार्श्विक कहलाते हैं। और ये एक होता है ल। उसके बाद है प्रकंपित क्या होता है? प्रकंपित, कंपित का मतलब क्या होता है? कांपना। प्रकंपित क्या होता है? इसको क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, लुंठित व्यंजन। प्रकंपित को लुंठित भी बोला जाता है। पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। कल एग्जाम हुआ था ना एलटी का, उसमें क्वेश्चन आया था ये। तो प्रकंपित या लुंठित, कई बार देखो प्रकंपित पूछ लिया जाता है, कई बार लुंठित पूछ लिया जाता है, दोनों सेम है। कि जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। जब हम कोई वर्ण उच्चारित करते हैं तो हमारी जीवा जो होती है वो 2-3 बार कांपती है। जैसे कि र, र, र बोल के देखो, आपकी जीवा में कंपी महसूस होगी। समझ आ गया ये? समझ आ गई? यस